तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम टीचिंग मेथड्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग प्रोजेक्ट मेथड्स, वाणिज्य शिक्षण की विधियां और उन विधियों में जो विधि है सबसे पहले योजना विधि, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। शिक्षण पद्धति के संबंध में हमेशा से दो विचारधाराएं प्रचलित में रही है। जो पहली विचारधारा ये है कि प्रत्येक शिक्षक को शिक्षा की विभिन्न शिक्षण विधियों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, और जो दूसरी विचारधारा है उसके अनुसार यदि शिक्षक को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान नहीं है तो उसे किसी भी शिक्षण पद्धति के जानने तथा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो प्रथम विचारधारा है वो शिक्षण विधि को अत्यधिक महत्व देती है, जबकि जो दूसरी विचारधारा है वो उसकी पूरी तरह से क्या करती है, उपेक्षा करती है। वास्तविक रूप से यदि हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो दोनों ही विचारधारा हैं वो त्रुटिपूर्ण है, और एक अध्यापक को सफल शिक्षण हेतु विषय वस्तु तथा शिक्षण पद्धति दोनों का ही पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, और दोनों के समन्वय से ही सफल शिक्षण संभव होता है और ये आवश्यक भी है। अध्यापक को उचित शिक्षण पद्धतियों का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही साथ शिक्षण पद्धति के महत्व के संबंध में जो भी विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम ये देखें कि जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उन विधियों का कैसे कब प्रयोग करना है, तो जहाँ तक एक सर्वोत्तम पाठ्यक्रम की बात करें और जो सिलेबस है वो भी उसके बिना व्यर्थ है जब तक कि हम उसके लिए उचित शिक्षण विधि और उचित शिक्षकों की व्यवस्था न कर सके। वैसी जो भी हमारी व्यवस्था रहेगी और उसके बिना यदि हम कोई भी शिक्षण कार्य करें उसमें हम शिक्षण विधि और उचित शिक्षकों की व्यवस्था ना करें और बिना उसके ही हम पाठ्यक्रम के द्वारा ही क्या करें, शिक्षण कार्य करें, तो उस प्रकार का किया गया शिक्षण कार्य भी रोचक और प्रभावशाली नहीं होता है, और जो सिलेबस होता है ना वो सर्वांग मृत्यु तुल्य भी हो सकता है या होता है। इसीलिए जो अध्यापक होते हैं उनको प्रत्येक शिक्षण विधियों के बारे में ज्ञात होना चाहिए, और विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का कि किस प्रकार कब कैसे प्रयोग करना है, कौन सी विधि कब प्रयोग में लाई जाएगी और कौन सी विधि का हम किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं शिक्षण कार्य करते समय, इसका ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे एक सैनिक होता है, उसको लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों का ज्ञान आवश्यक होता है ना, उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न पद्धतियों का ज्ञान होना आवश्यक है, और जो भी पद्धति अपनाई जाए वो समय के अनुसार अपनाई जाए। ये सब किसकी, अध्यापक की निर्णय शक्ति पर निर्भर करते हैं कि किस समय हम कौन सी शिक्षण पद्धति का प्रयोग करें और साथ ही साथ कैसे हम उसके द्वारा शिक्षण को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा जगत में शिक्षण पद्धतियों का बड़ा ही महत्व होता है, और शिक्षण विधि के द्वारा ही शिक्षण कला को हम सुंदर, सरल, रोचक और प्रभावशाली बना सकते हैं, और शिक्षण विधियों के ज्ञान के द्वारा ही सभी शिक्षक अपने विषय को और अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही शिक्षण पद्धतियाँ शिक्षा के उद्देश्यों तथा मूल्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, और उद्देश्यों और मूल्यों को प्राप्त करने में शिक्षण विधियाँ सहायक होती है। ठीक है, अब प्रारंभ करते हैं शिक्षण विधि का अर्थ। जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि हमें ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तव में टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं। इसके बारे में एक अध्यापक को तो ज्ञान होना ही चाहिए, तो वास्तव में ये क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो शिक्षण विधि होती है वो शिक्षण विधि वास्तव में शिक्षक द्वारा निर्देशित एक ऐसी क्रियाएं होती है जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। इस प्रकार शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं का एक पुंज है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करता है। अर्थात
शिक्षण पद्धति का शिक्षण कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु इसका प्रयोग अध्यापक को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। एक ही विधि से सभी को पढ़ाना उपयुक्त नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग विषय वस्तु के लिए अलग अलग विधियों का द्वारा सभी छात्रों को अध्यापन कराना भी उपयुक्त है और अध्यापक को विषय वस्तु तथा छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के अनुसार पद्धतियों को बदलते रहना चाहिए। शिक्षा विधि कोई एक निश्चित स्तर तथा निश्चित पहलू पर नहीं होनी चाहिए। शिक्षण विधि को एक गतिशील तथा एक गत्यात्मक रूप में प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षण विधियों का प्रयोग करते समय अध्यापक को स्वयं अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जो अध्यापक होते हैं ना, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वास्तव में उनमें क्षमताएं एवं कितनी योग्यताएं हैं, क्या वो आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। वास्तव में जो अध्यापक होते हैं उनको ये चाहिए कि वह शिक्षण पद्धति को अपना सेवक बनाएं, स्वयं पद्धतियों का सेवक न बने। यदि कोई भी विधि विशेष कारणों से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही है तो जो अध्यापक होते हैं उसे क्या करना चाहिए, उस समय उस विधि को त्याग कर दूसरी उपयुक्त विधि अपना लेनी चाहिए। और इसके लिए ही अध्यापक को प्राय सभी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है और इसी ज्ञान से हम क्या कर सकते हैं, सही विधि का चयन कर सकते हैं। और जब हम सही विधि का चयन कर सकते हैं तो हम सही प्रकार से अपनी कक्षा सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। इसीलिए जो अध्यापक होते हैं उनको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है और शिक्षण विधियों का ज्ञान होने से ही वे अपने विषय को और अत्यधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, अब है अच्छी पद्धतियों की या विधियों की विशेषताएं। जो भी शिक्षण विधि होती है उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए और हमें उन्हीं विशेषताओं का अनुकरण करके शिक्षण विधियों का पालन करना चाहिए कि किस समय हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है। वही जो बालक होती है उनके आवश्यकताओं, दशाओं, क्षमताओं के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। तो शिक्षण पद्धतियों की विशेषताएं, सबसे पहले है वही उत्तम विधि है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, अर्थात वही विधि उनके लिए उपयुक्त है जो उनके उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। उसके पश्चात पद्धति सुनिश्चित एवं प्रयोग करने योग्य हो, जो भी विधि हो वो सुनिश्चित हो और प्रयोग करने के योग्य हो। उसके पश्चात उत्तम पद्धति कलात्मक होती है और अध्यापक को यह वांछित और अवांछित का ज्ञान कराती है। आर्टिस्ट होती है ना जो अच्छी विधि होती है और ये वांछित और अवांछित का ज्ञान कराती है किसको, अध्यापक को। उत्तम विधि व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत इस प्रकार से कि उसको अध्यापक अपनी आवश्यकता के अनुसार उस विधि का प्रयोग कर सकता है, ये नहीं कि वो एक ही विधि का प्रयोग करके शिक्षण कार्य संपादित कर रहे हैं। ठीक है, फिर उत्तम विधि वांछित परिवर्तन लाती है और उनसे अच्छी आदतों का निर्माण होता है। जो उत्तम विधि होती है उसके द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं और अच्छी आदतों का निर्माण भी कर सकते हैं। फिर पद्धति ऐसी हो जो छात्रों को विषय वस्तु के प्रति प्रेरित करे। जो भी विधि है वो छात्रों के विषय वस्तु के लिए उनको क्या करे, मोटिवेट कर सके और वो अच्छे से उसके प्रति अध्ययनरत रह सके। उसके पश्चात पद्धति ऐसी हो जो छात्रों को सक्रिय शिक्षा का सदस्य बनाए और पद्धति में आवश्यकीय स्थलों पर छात्रों द्वारा संपादित करने के लिए पर्याप्त क्रियाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। जो भी छात्र हैं वो शिक्षा के लिए सक्रिय रहे और जितने भी आवश्यक स्थान हैं उन पर वो स्वयं से कोई भी क्रियाएं हैं वो करने के लिए तत्पर रह सके। फिर विधि ऐसी हो जो छात्रों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करे। जो भी विधि होती है वो छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित कर सके और वो स्वयं से ही अध्ययनरत रह सके। फिर उत्तम विधि छात्रों की तर्क, निर्णय तथा विश्लेषण शक्ति का विकास करती है तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को
पूर्ण मान्यता प्रदान करती है। जो उत्तम विधि होती है वो छात्रों की तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति, विश्लेषण शक्ति का क्या करती है, विकास करती है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी पूर्ण मान्यता देती है। ठीक है, ये थे संस्कृत शिक्षण के तरह ही वाणिज्य शिक्षण की विधियों की विशेषताएं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाणिज्य शिक्षण की विधियां कि वाणिज्य शिक्षण की कौन सी विधि होनी चाहिए। ठीक, जो वाणिज्य शिक्षण है उसकी है निम्नलिखित विधियां और हम इन्हीं निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड, फिर है प्रयोगशाला पद्धति, लेबोरेटरी मेथड, फिर है वाद विवाद पद्धति, डिस्कशन मेथड, फिर है समस्या समाधान पद्धति, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, फिर समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति, सोशलाइज्ड रिएक्शन मेथड, फिर है विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक पद्धति, एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड, फिर है इकाई पद्धति, यूनिट मेथड और अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड और निरीक्षित अध्ययन पद्धति, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। ये जितनी भी विधियां हैं इन विधियों का हम किसमें अध्ययन करते हैं, वाणिज्य शिक्षण में अध्ययन करते हैं। अर्थात वाणिज्य शिक्षण को और अत्यधिक प्रभावशाली, रोचक और सरल, सुगम बनाने के लिए इन्हीं शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं के द्वारा हम वाणिज्य शिक्षण को सफल और प्रभावी संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम प्रोजेक्ट मेथड के विषय में अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो प्रोजेक्ट मेथड है, योजना पद्धति भी कहते हैं ना इसे, विभिन्न शिक्षण पद्धतियों में जो योजना विधि है ये सबसे अधिक विवादग्रस्त भी रही है और प्रचलित भी रही है। आप सभी को ज्ञात होगा, सबने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा इसके बारे में और आप सभी को बताया भी था। जो योजना विधि है इसका जन्म दार्शनिक विचारधाराओं के प्रयोजनवादी संप्रदायों के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। दर्शन योजना को शिक्षा जगत में लाने का वास्तविक कार्य प्रमुख प्रयोजनवादी तथा शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने किया था। वैसे डेवी से पहले भी कुछ शिक्षा के विचारकों ने इसके बारे में अपने विचार दिए थे, लेकिन जो योजना पद्धति है इसके जो विचारधारा माने जाते हैं या जो इन्होंने इसका श्रेय दिया है वो किसको माना गया है, जॉन डेवी को माना गया है। लेकिन शिक्षा में विशेष रूप से सामाजिक विषयों की शिक्षा में इसका रूप स्पष्ट नहीं था। वहीं सन 1918 तक इसका रूप स्पष्ट हुआ और उसी वर्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक ने अपनी अत्यधिक प्रचलित एवं स्पष्ट परिभाषा की योजना की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि योजना एक ऐसी सोउद्देश्य क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण दिलचस्पी से संपन्न की जाती है। और इस परिभाषा को उन्होंने और अधिक व्यक्त करते हुए भी कहा है कि योजना एक समस्यात्मक कार्य है जो प्राकृतिक अवस्थाओं में पूरा किया जाता है। वाणिज्य शिक्षण में जो योजना का रूप है वो स्पष्ट हो जाने के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में योजना पद्धति का पर्याप्त से प्रयोग होने लगा और कुछ दिन पूर्व योजना पद्धति किए गए कार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन वर्तमान में कक्षा के बाहर तथा अंदर सभी कार्य इस पद्धति से होने लगे हैं। अब योजना का प्रयोग अत्यंत व्यापक रूप से किया जाने लगा है। इस विधि से संपूर्ण शिक्षण कार्य वास्तविक तथा प्रयोगात्मक व्यवस्था में होते हैं, क्योंकि समस्या अत्यंत व्यावहारिक तथा वास्तविक बना दी जाती है। इससे अनेक प्रकार की समस्याओं का समावेश हो सकता है, जैसे साइकिल स्टैंड बनाना, पार्सल से माल मंगवाना, यात्रा करना आदि। और ये जितनी भी समस्याएं हैं वो निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। सबसे फर्स्ट, उत्पादक योजनाएं। वे योजनाएं जिनमें छात्र कुछ उत्पादक कार्य करे उत्पादक योजनाएं कहलाती है। इस प्रकार की योजनाओं में हम मकान बनाना, साइकिल स्टैंड बनाना, बाग लगाना आदि योजनाओं को सम्मिलित कर सकते हैं। सेकंड, उपभोक्ता योजनाएं। कुछ योजनाएं ऐसे होती है जिनसे छात्र कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ जैसे अनुभव होते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार की योजना उपभोक्ता योजनाएं कहलाती है।
और इस प्रकार की योजनाओं में हम यात्रा करने की योजना, दावत की योजना, नाटक की योजना जैसी योजनाओं को सम्मिलित रखते हैं। फिर है समस्यात्मक योजनाएं। कुछ योजनाएं छात्रों के सम्मुख कुछ समस्याएं प्रस्तुत करती है। इसके अंतर्गत छात्रों को किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। इस प्रकार की योजनाएं समस्यात्मक योजनाएं कहलाती है। फिर अनुशासनात्मक योजनाएं। इस प्रकार की योजनाओं में कोई ऐसी योजना नहीं ली जाती है जो नई हो, वरन ऐसी योजनाएं ली जाती है जो हमें ज्ञान प्रदान करे, जिसे हम पहले भी अन्य किसी योजना के माध्यम से सीख चुके हैं। इस प्रकार की योजनाओं का उद्देश्य पहले सीखे हुए ज्ञान को दोहराना होता है। ठीक है, ये वाणिज्य शिक्षण और योजना पद्धति के अंतर्गत थी कि जो योजना पद्धति है उसका रूप पर्याप्त मात्रा में ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं कि वाणिज्य शास्त्र का शिक्षण किस प्रकार से किया जाता है और योजना पद्धति के द्वारा हम वाणिज्य शिक्षण करते समय सबसे पहले किस प्रकार से छात्रों के समक्ष ऐसी समस्या प्रकट करें जिससे छात्र उस समस्या का समाधान स्वयं से करे। जैसे इस विधि के अनुसार हमें सबसे पहले छात्रों के सहयोग से एक समस्या उत्पन्न करनी चाहिए। समस्या का निर्माण अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। निर्माण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि वह कृत्रिम तथा काल्पनिक मालूम न देकर वास्तविक एवं सजीव सा हमको मालूम पड़े। कभी कभी एक साथ हम एक ऐसी समस्या का भी निर्माण करते हैं जिनमें कई सारी समस्या होती है, लेकिन हम सिर्फ एक ही समस्या का चुनाव करते हैं और समस्या का चुनाव कर लेने के पश्चात यह निर्धारित करते हैं कि योजना का कार्य किस प्रकार आगे बढ़ाएं। दूसरे शब्दों में यहाँ हम योजनाओं को पूरा करने की योजना बनाते हैं और इस योजना विधि के अंतर्गत हम अपनी कार्यविधि निर्धारित करते हैं। तत्पश्चात योजना को कार्यान्वित किया जाता है। योजना का यह प्रमुख अंग होता है कि कार्य की समाप्ति पर कार्य का मूल्यांकन किया जाता है और अंत में कार्य का लेखा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार वाणिज्य की योजनाओं में निम्नांकित 6 चरण हमें उनका अनुकरण करना होता है। सबसे पहले है परिस्थिति निर्माण, हमें परिस्थिति का निर्माण करना होता है। सेकंड, योजना चुनाव, हमें योजना का भी चुनाव करना होता है कि कौन सी योजना है, उत्पादक, उपभोक्ता, समस्यात्मक या अनुशासनात्मक। उसके पश्चात समस्या की योजना कैसी है और उसके पश्चात योजना को कार्यान्वित करना, कैसे हम योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं। फिर कार्य का मूल्यांकन करना, कार्य का मूल्यांकन भी करना होता है। उसके पश्चात लेखा का प्रस्तुतिकरण, जो भी हम समस्या चुनाव कर रहे हैं उसका समस्त क्रियाकलाप होने के पश्चात उसको हमें प्रेजेंट भी करना होता है, प्रस्तुतिकरण भी होता है उस समस्त क्रियाकलाप का। ठीक है, इसके पश्चात जो योजना होती है, योजना विधि की विशेषताएं और उसके गुण, ठीक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो योजना विधि की विशेषताएं हैं, अगर योजना विधि का हमें इस प्रकार से चयन करना है या योजना विधि का हमें जितने भी इसके चरण बताए गए हैं, इन चरणों के द्वारा ही हम अपनी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो इसके लिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, हमें इसका क्या करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले विशेषताएं, सबसे प्रथम है योजना के अंतर्गत चुनी गई समस्या ऐसी हो जिस पर सफलता से प्रयोग किया जा सके। समस्या पूर्ण रूप से सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, योजना नए नए अनुभव प्रदान करने वाली हो तथा पूर्व अनुभवों पर आधारित हो। नेक्स्ट, योजना में कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। यदि योजना उपयोगी नहीं है तो वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकती है। फिर नेक्स्ट है अच्छी योजना में छात्र सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट, अच्छी योजना छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होती है। और सबसे लास्ट में, आर्थिक रूप से दुर्बल भारत देश में यदि हम योजना विधि को अपनाएं तो सदैव ये ध्यान रखना होगा कि योजना मितव्ययी हो। अच्छी योजना मितव्ययी होनी चाहिए, अर्थात कम खर्चे में ही वो योजना हमारी संपन्न हो सके।
अब है योजना विधि के गुण। जो गुण हैं इसके वो इस प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट है योजना विधि क्रियाशीलता, उपयोगिता, वास्तविकता तथा स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण अधिक मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट, योजना पद्धति की सभी क्रियाएं स्वोद्देश्य होती है, परिणाम स्वरूप इसमें अधिक संलग्नता से कार्य करते हैं। कौन कार्य करते हैं? छात्र। नेक्स्ट है योजना विधि छात्रों को व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त कराती है। योजना विधि करके सीखने के सिद्धांत पर भी आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है योजना विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होती है और इसके अंतर्गत सभी छात्रों को अपना अपना विकास करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। और सबसे लास्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो योजना विधि है वो शारीरिक मानसिक क्रियाओं का सुंदर समन्वय होने के कारण ये विधि अधिक रोचक और आकर्षक होती है, क्योंकि इसमें सीखने से पूर्व छात्रों को सीखने के लिए तैयार होना आवश्यक है और इस विधि में शारीरिक कार्य के फलस्वरूप छात्रों को सफलता और संतोष दोनों ही प्राप्त होते हैं, है ना। क्योंकि जो योजना है, योजना बनाने से पहले छात्रों को ये ज्ञान होता है ना कि वो क्या सीखने जा रहे हैं और इसके लिए वो तैयार होकर आते हैं। और यही क्या है, सीखने का नियम भी है। अगर उनको ये ज्ञात नहीं होगा तो वो जो भी अभ्यास करेंगे उसके बिना वो अपना कार्य सफल नहीं कर सकेंगे और योजना विधि छात्रों को अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। ठीक है। अब इसकी अगर कुछ गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं तो इसके कुछ दोष भी होंगे, क्योंकि प्रत्येक विधि के कुछ ना कुछ दोषों का भी वर्गीकरण किया गया है और साथ ही साथ हमें इन दोषों को भी दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तो देखिए जो दोष हैं वो सबसे पहले है योजना के निर्माण के समय छात्रों की क्षमताओं एवं पहुँचों का गलत अंदाज लग सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, योजनाओं के संचालन हेतु कुशल तथा अनुभवों अध्यापकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, योजना पद्धति अधिक व्यय होती है, साथ ही साथ वाणिज्य की संपूर्ण विषय वस्तु का ज्ञान भी इस विधि से प्रदान नहीं किया जा सकता। फिर योजना विधि अध्यापक के महत्व तथा स्थान को आवश्यकता से अत्यंत निम्न स्थान पर प्रदान कर देती है। नेक्स्ट है योजना विधि अधिक क्लिष्ट एवं जटिल होती है और जो परिणाम हैं वो कष्टदायक होते हैं और प्रत्येक छात्र इसे सफलता से करे ये आवश्यक नहीं है। फिर निर्धारित समय में ही योजना पूरी करे, ये शर्त भी कभी कभी अपने मूल उद्देश्य से इस योजना को विचलित कर देते हैं। और सबसे अंत में जो शिक्षा के उच्च स्तर है उन पर ये योजनाएं शिक्षण कार्य के लिए सुविधाजनक नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक श्रम लगता है और इसमें व्यय भी अधिक होता है। इसीलिए ऐसे कह सकते हैं जो योजना होती है इसको पूर्ण करने में श्रम और अधिक समय की आवश्यकता होती है और ये आवश्यक नहीं कि हमने जो समय लिया है उस समय में हम इस कार्य को संपन्न कर सके। तो योजना विधि के ये कुछ दोष हैं और हमें इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव निर्धारित करने चाहिए। तो हम ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिससे कि योजना विधि में जो दोष हैं वो दोष को दूर करने में हम सक्षम हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले ऐसे सुझाव होने चाहिए, जो योजना है उसका चुनाव हमें छात्रों के अनुकूल करना चाहिए और उसके कुछ शैक्षणिक मूल्य भी होने चाहिए। साथ ही साथ जो योजनाएं हैं वो उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण भी होने चाहिए और जब हम उन योजनाओं का प्रस्तुतिकरण करें तो वो व्यवहारिक और वास्तविक भी हम उनके सामने प्रस्तुत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त योजना ऐसी हो जिसमें सभी छात्र संलग्न रहकर कार्य कर सके और जो भी अध्यापकों की व्यवस्था की जाए वो अनुभवी और योग्य अध्यापकों की व्यवस्था की जाए और अध्यापक को जो योजना काल है उनमें छात्रों का भली प्रकार से निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। उससे ये होगा कि जो काम है वो किया गया काम समय पर ही समाप्त हो सकता है।
और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि योजना प्रारंभ करने से पहले उसकी एक अच्छी प्रकार से रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। यदि रूपरेखा तैयार करेंगे तो योजना विधि के जो भी चरण हैं उनका हम अच्छे से पालन कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो हमें सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण का ही निर्माण करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा देश जो है भारत है और भारत में कम से कम तो योजना व्यय को अधिक से अधिक व्यय करने की अपेक्षा अधिक मित व्यय बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। अधिक मित व्यय होने से यह होगा कि छात्र और अध्यापक जो भी योजना के अंतर्गत किसी भी क्रियाविधि के द्वारा शिक्षण कार्य करेंगे और उस शिक्षण कार्य में कोई भी आर्थिक प्रकार की गतिविधि करते समय कोई अवरोध उनके सामने प्रकट नहीं होंगे और अच्छे से वो उस योजना का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं और सबसे अंत में उनका कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।